इस स्टूडेंट्स, आपने अभी तक लेंथ का मेजरमेंट सीख लिया है, आपने डायरेक्ट मेथड सीख लिया, इनडायरेक्ट मेथड सीख लिया, लेंथ निकालना सीख लिया, आपने छोटे छोटे डिस्टेंस निकालना सीख लिया है, ठीक है ना। बड़े डिस्टेंस, छोटे डिस्टेंस, हर तरह की चीज़ें सीख ली, 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट सीख लिए, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और मीटर स्केल। उनसे आप लेंथ मेजर कर सकते हो। कुछ रेंजेस भी आपने पता कर ली, उस रेंज की चीज़ को इससे मेजर करेंगे, इतने डिस्टेंस को इससे करेंगे, इतने डिस्टेंस को इससे करेंगे। आपने लेज़र मेथड सीख लिया, सोनार मेथड सीख लिया, रेडार मेथड सीख लिया, ट्रिग्नोमेट्री का मेथड सीख लिया, कॉपरनिकस मेथड सीख लिया, ऑलिव एसिड है ना, ऑलिव है ना, ऑलिव एसिड जो बताया था उसके मॉलिक्यूल की डायमीटर निकालना सीख लिया। इतनी सारी चीज़ें सीख चुके हैं। अब लेंथ तो मेजर कर लिया अपन ने, अब मास को मेजर कर लेते हैं। तो बच्चों, मास को कैसे मेजर करें? 2 तरीके हैं अपने पास मास को मेजर करने के। एक मेथड को बोलते हैं ग्रेविटेशनल मेथड, जानते ही हो, और एक आपके लिए नया मेथड है, उसे बोलते हैं इनर्शियल मेथड। इनर्शिया तो तुमने 9th में जरूर पढ़ा होगा कि बॉडी अपनी स्टेट में रहती है, इस टेंडेंसी को क्या बोलते हैं? इनर्शिया। अपनी ही टेंडेंसी में रहने को इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है ना। तो 2 तरीके से मास को निकालेंगे। हाँ, आंसर तो दोनों का सेम ही आएगा, वो बात अलग है, लेकिन मास को निकालेंगे 2 मेथड। तो मास क्या चीज़ होती है? देखो, तो अपन क्या कर रहे हैं अभी, सेकंड पार्ट ये क्या करा, मेजरमेंट ऑफ मास। तो मास क्या होता है? मास का मतलब, मास ऑफ बॉडी का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन ए बॉडी। किसी बॉडी के अंदर कितना मटेरियल आखिर फिल्ड है, दैट इज इट्स मास। कितना मटेरियल फिल्ड है, उसकी क्वांटिटी इज द मास, ठीक है। अच्छा, अब इसको मेजर किससे करा जाता है? अभी बताया आपको 2 तरीके होते हैं, एक को बोलते हैं ग्रेविटेशनल मेथड और एक को बोलते हैं इनर्शियल मेथड। ये अपन को सीखना है, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल मेथड सीख लो। ये तो तुमने 9th में पढ़ा था कि मान लो ये अपना एक बॉडी है, इसका मास कैपिटल M है, इसका मास स्मॉल m है, तो ये ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला तुम जानते हो, F बराबर G मासेस ऑफ 2 बॉडी बाय डिस्टेंस स्क्वायर। यूनिवर्स में लगता है ना फॉर्मूला। तो यहाँ से अगर आपको स्मॉल m निकालना है तो आप आराम से FR² कर सकते हो। इन सबकी अगर वैल्यू नोन है तो ये स्मॉल m निकाल सकते हो। गया ना मेजरमेंट मास का एक तरीके से। तो एक तरीका तो पता चल गया ना। चलो, एक इसी ग्रेविटेशनल वे में देखो, स्प्रिंग बैलेंस, इससे भी मास मेजर कर सकते हो। यहाँ पर कोई मास है, उसको लटका दो, ग्रेविटी फोर्स उसको नीचे खींचेगा। ग्रेविटी फोर्स का फॉर्मूला तो 9th में सीख लिया, mg, मास पर ग्रेविटी लग रहा है g। अभी जब खींचेगा तो क्या होगा? स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा कि नहीं होगा? स्प्रिंग खींचेगी कि नहीं खींचेगी? होगा कि नहीं होगा? और अपन ने जो सेकंड बुक थी उसका फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ा था तो उसमें ये चीज़ निकाली थी कि जब भी एक्सटेंशन हो रहा है तो जो फोर्स डेवलप हो रहा है उस फोर्स को क्या बोलेंगे? kx। x मतलब एक्सटेंशन। जितना ज़्यादा एक्सटेंशन करोगे उतना ही ज़्यादा इंटरनल फोर्स बिल्डअप हो जाएगा। तो कितना होगा फोर्स? kx। तो जितना ज़्यादा ये मास नीचे खींचेगा ग्रेविटी के द्वारा, उतना ही इसमें इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स भी डेवलप होगा और उसको kx बोलते हैं। k इज कांस्टेंट विच इज कॉल्ड एज स्प्रिंग कांस्टेंट। ये आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था बुक सेकंड का, उसमें बताया था। नहीं बताया, नहीं भी अगर किसी ने अभी तक पढ़ा, नहीं भी लेक्चर देखे हों तो कोई बात नहीं, अभी तो ये ध्यान रख लो कि अगर अर्थ इसको नीचे खींच रही है फोर्स mg से, तो ये भी एक रीस्टोरिंग फोर्स लगा रहा है, कुछ ना कुछ ये भी लगा रहा है, तभी जाके ये फिर रुक जाएगी। नहीं तो जाती 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 अर्थ की तरफ ही पहुंच जाती ना, बिल्कुल। ये भी एक लगा रहा है रीस्टोरिंग फोर्स। उसको क्या बोलते हैं? स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं, उसको kx बोलते हैं। k इज द कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग और x इज द एक्सटेंशन, कितना खींचा, ठीक बात। तो यहाँ से अगर अपन को मास निकालना हो तो फॉर्मूला लगा सकते हैं kx/g। k कांस्टेंट है, हर स्प्रिंग का कांस्टेंट है, जिसको लेबोरेटरी में निकाला जाता है। x तो आप कितना खींचा है आप पता कर ही सकते हो, g की वैल्यू 9.8 जानते हैं तो बॉडी का मास पता चल जाएगा। अगर वो बॉडी को लटकाने से 10 सेंटीमीटर खींच गया तो कितना मास है उस बॉडी का? 20 खींच गया स्प्रिंग, 20 सेंटीमीटर खींच गई तो कितना मास है? 2 सेंटीमीटर खींची तो कितना मास है? तो जितना ज़्यादा खींचेगी उतना ज़्यादा मास होगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये मैंने कैसे सिखाया? ग्रेविटेशनल वे से। और वैसे सिंपल बैलेंसेस होते ही हैं, तराजू होते ही हैं, उसमें भी ग्रेविटेशन लॉ लगता ही है। एक तरफ तो आप चीज़ें रख देते हो, दूसरी तरफ क्या रखते हो? बाट रखते हो, है ना, वेट्स रखते हो। तो इधर का ग्रेविटी को, फोर्स को इधर का कैंसिल कर देता है तो बैलेंस हो जाता है ना बैलेंस। तो जो क्वांटिटी ये कर रही है वो क्वांटिटी बैलेंस हो गई तो वो उसका मास है। ये तराजू से भी तो मास नापते ही हो,
नहीं नापते क्या? तो बैलेंस से नाप सकते हैं, स्प्रिंग बैलेंस से नाप सकते हैं, सिंपल बैलेंसेस से नाप सकते हैं। तो मास इज द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन अ बॉडी, और ग्रेविटेशनल वे से इस तरह से मास निकालेंगे उस बॉडी का, और इनर्शियल वे से अब सीखेंगे। तो वापस सीख लो, ये स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं इसको। कोई मास लटकाते तो ये ग्रेविटी के फोर्स से खींचता जाता है, लेकिन स्प्रिंग के अंदर के मॉलिक्यूल रीस्टोरिंग फोर्स देते हैं। रीस्टोरिंग का मतलब आप बैक उसको जाने से रोकते हैं। तो जब ये बैलेंस हो जाता है तो ये रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा। तो वहां से वो मेजरमेंट कितना ये खिंच गया वो मास देगा। कैसे? नीचे का फोर्स होगा mg, जब वो ऊपर के बराबर हो जाएगा तो ऊपर के फोर्स को kx बोलते हैं। x मतलब एक्सटेंशन कितना खींचा, k स्प्रिंग कांस्टेंट जो दिया हुआ आता है। तो यहाँ से हम कैसे निकालें kx/g? k का मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू गिवन आएगी अपने को क्वेश्चन में। हर मटेरियल कुछ ना कुछ कांस्टेंट चीजें होती है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग की इलास्टिसिटी कितनी है वो बता रहे हैं। तो किसी का अगर सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर छूट गया तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, लेकिन कोई बड़ा इशू नहीं है। इतनी सी तो बात बता रहा हूँ कि भाई जितना ज़्यादा खींचेगी उतना ज़्यादा अंदर फोर्स आएगा। जितना ज़्यादा तुम स्प्रिंग को खींचोगे, कोई स्प्रिंग लेके बैठो, खींचोगे तो अपना हाथ भी तो अंदर खींचते हुए फील होगा ना तुम्हें। इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हो तो इंटरनल भी डेवलप हो रहा। वो इंटरनल फोर्स कितना होगा? जितना ज़्यादा खींचोगे उतना इंटरनल। तुमने स्प्रिंग को बहुत ज़्यादा खींच दिया और छोड़ा, देखो कितनी फास्ट आई। एक रबर बैंड को बहुत ज़्यादा खींच दिया, बहुत एक्सटेंड कर दिया, तो इसका मतलब इसके अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा फोर्स इंटरनल बिल्ड हो चुका है। आप छोड़ोगे तो तेजी से आके वो टक्कर मारेगा कि नहीं मारेगा? तो जितना ज़्यादा एक्सटेंशन उतना ही ज़्यादा अंदर फोर्स। तो यहाँ पर यही तो बता रहे हैं, स्प्रिंग फोर्स को kx बोल रहे हैं। अब नीचे का लगने वाला फोर्स और ऊपर का बैलेंस हो गया, तो आप आराम से उसकी सिचुएशन के बाद m निकाल सकते हो, kx/g। तो यहाँ से समझ गए कि कोई मास जितना ज़्यादा एक्सटेंड कर देगा इस स्प्रिंग को, वो उतना ही ज़्यादा मटेरियल ऑक्यूपाई कर रहा होगा। चलो, अब दूसरा तरीका इनर्शियल वे, इससे भी मास निकाल सकते हैं। ये जो यहाँ पर ये चीज़ बना रखी है, एक टेबल पर एक डिवाइस को रखा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट को रखा हुआ है, उसे बोलते हैं इनर्शियल बैलेंस। ठीक है, यहाँ पर एक पेन है, कोई चीज़ रखने की जगह है, उसके ऊपर ये ब्लैक कलर से जो रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और आगे ये मेटल की स्ट्रिप्स है। अब ये वुडन टेबल पर यहाँ पर इसको यहाँ से कस रखा है टाइट। ठीक है, ठीक बात। जैसे एक काम करना, तुम एक स्केल ले लेना, लोहे की स्केल ले लेना, उसको ऐसे खींचना और छोड़ना। क्या होगा? ऐसे हिलेगी कि नहीं हिलेगी? हिलेगी ना। वापस एक लोहे की स्केल ले लेना, सीधी खड़ी कर लेना, इधर यूँ डिस्प्लेस करके छोड़ना। क्या होगा? ऐसे हिलेगी। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है। एक स्केल की जगह मान लिया यहाँ पर दो स्केल हैं लोहे की, ये एक, ये दो, और बीच में ये एक पेन रखा हुआ है जिसपे एक मास रखा हुआ है। अब अपन क्या करेंगे? उसको ऐसे डिस्प्लेस करेंगे थोड़ा सा और छोड़ेंगे। इतना ही डिस्प्लेस करेंगे कि वो ऑब्जेक्ट कहीं वाइब्रेट ना करने लग जाए, गिरे नहीं। इनर्शिया मतलब जैसा है वैसे ही रहना चाहिए, उस लिमिट तक काम करना है। तो इसको खींचा और छोड़ा तो ये हिलेगा, इस तरह से वाइब्रेट करेगा। ठीक है, करता रहेगा। अब एक बार इधर गया और एक बार इधर आया, इसमें जो टाइम लगेगा इसको घड़ी से नोट कर लो, स्टॉप क्लॉक से नोट कर लो। अब ये चीज़ ध्यान रखो, जितना ज़्यादा भारी चीज़ रखोगे ना उतना ही ज़्यादा हिलता रहेगा उतनी देर तक। ये बात चीज़ ध्यान रखना, हैवी चीज़ और लाइट चीज़ के लिए ध्यान रखना है ना। तो चलो, तो ये एक रिलेशन है, ये ध्यान रखना कि जो मास होगा वो टाइम पीरियड के प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायर के। अगर मास ज़्यादा है तो टाइम पीरियड भी ज़्यादा होगा, टाइम पीरियड ज़्यादा लगेगा, मास ज़्यादा होगा। ठीक है, हल्का मास होगा तो जल्दी वाइब्रेट करेगा, भारी मास होगा तो जाने में टाइम लगेगा ना। इसका एक एनिमेटेड वीडियो भेज दूंगा तुम्हें, देखना इसको। तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू मास। एक्सपेरिमेंट करके ये पता चला कि बहुत सारे ऑब्जर्वेशन करे, सब में यही देखा कि जैसे जैसे मास बढ़ा रहे हैं, मास और टी स्क्वायर में क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन है। मास ज़्यादा होगा तो टी भी ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा तो ये भी ज़्यादा, ये ज़्यादा तो ये भी ज़्यादा। क्या उल्टा बोलते, किसी का टाइम पीरियड ज़्यादा तो समझ जाना मास ज़्यादा है, भारी चीज़ रखेगी। अच्छा, एक आप ले लो नॉन वेट, नॉन का मतलब पहले से जो पता है इससे पता कर लो। अब एक ले लो अननोन, क्या करना, पहले नॉन का टाइम पीरियड निकाल लेना, फिर अननोन का टाइम पीरियड निकाल लेना। ठीक है, अब यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल्स लगा देना, कांस्टेंट आ रहा है वो कट जाएगा। ये T1 तुम्हें पता है, T2 तुम्हें पता है। कैसे? वॉच लेके तो तुम बैठे हो ना, तुम्हें पता है ना टाइम पीरियड कितना है, एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा तुम पता कर रहे हो ना, क्लॉक लेके बैठे। अच्छा, M1 तुम्हें पता है या फिर M2 तुम्हें पता है, तो M1 निकालना है। M1 को अननोन मास मान लो ये अननोन है। ठीक है, मान लो ये अननोन मास है।
इसको पता करना है, बाकी ये पता है, ये पता है, ये पता है, आराम से कर सकते हैं। तो कैसे पता करें? क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला लगा लो। तो इसे इनर्शियल क्यों बोला? इनर्शिया का मतलब जैसा है वैसा ही रहना चाह रहा है। जैसे अपन इसको इधर डिस्प्लेस करके छोड़ा तो ये पड़ा था तो पड़ा ही वही रहना चाह रहा है, ऐसे गिर नहीं गया, वो नहीं करना, गिरना नहीं चाहिए भाई, वाइब्रेट नहीं करना चाहिए, इसको ऐसे ही छोड़ो कि वो आराम से शांति से घूमता रहे, जैसा है वैसा ही रहे। तो ऐसा ऑसिलेशन जब हो रहा होगा तो उस केस में मास और टाइम पीरियड में ये रिलेशन निकाला गया कि प्रोपोर्शनल है विद द टर्म स्क्वायर, और इस रिलेशन की मदद से अगर एक मास नोन ले लें तो अननोन मास पता कर सकते हैं फॉर्मूला लगा के। इसकी एक एनिमेटेड वीडियो भेजूंगा मैं, उसको देखना और आराम से समझ में आ जाएगा वो। थोड़ी देर इसको देखो, मैंने क्या बोला उसको देखो, वीडियो को बार बार रिपीट देख लो, बैक जाके देख लो, पॉज करके देख लो, जैसे तुम्हें इच्छा हो देखो, लेकिन समझ में आ जाएगा। नई चीज़ें होती है, थोड़ा दिक्कत देती है, लेकिन समय में आ जाती है टाइम के साथ साथ। तो मैंने पहले तो तुम्हें इमेजिनेशन कराया क्या, एक लोहे की स्केल को खड़ी रख लो और ऐसे डिस्प्लेस करोगे तो ऐसे हिलती कि नहीं हिलती, ऐसे 2 स्केलें ले लो और यहाँ पे पेन रख के उस पर वेट रख दो, अब छोड़ो। अब ऐसा छोड़ना कि हिले तो सही लेकिन वो गिरे ना, इतना ही डिस्प्लेस करके छोड़ना, तो वो गिरे ना और ये ऐसे इस तरह से ऑसिलेट करता रहे। तो अलग अलग मास पर अलग अलग टाइम पीरियड आएगा। और क्या रिलेशन देखेंगे अपन कि m और t स्क्वायर प्रोपोर्शनल है। तो एक बार तो नॉन मास ले लो, टाइम तो तुम वॉच लेके बैठना, इधर डिस्प्लेस करके छोड़ना, ये गया आगे और ये आया पीछे, ये एक ऑसिलेशन हुआ, इसमें जो टाइम लगेगा उसे टाइम पीरियड है। ठीक है, ऐसे दूसरे मास का भी करना, उसका भी टाइम पीरियड निकाल लेना, फिर दोनों का रेशियो करेंगे तो m1 अब आराम से निकाल सकते हैं। m1 को मेरे को पता करना है, वो अननोन मान रहा हूँ मैं, m2 मान लो नोन है, इस मेथड से निकाल लिया था, तो m1 भी निकाल लेते इसी से। हाँ निकाल लेते, कोई बात नहीं, अपन ने तो तरीका देखा ना कि ऐसे भी कर सकते। अपन ये थोड़ी ना बोल रहे कि ऐसे ही करना हमेशा, ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी तरीका है, इसे इनर्शियल वे कहते हैं। इनर्ट रहना, वो था ब्लॉक ऊपर रखा, जैसा है मोशन में तो मोशन में ही रहेगा उसी जगह, मतलब कहने का मतलब विद रेस्पेक्ट टू द पेन इट इज़ इन रेस्ट, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, पहले भी रेस्ट में था अब भी रेस्ट में, विद रेस्पेक्ट टू द पेन इट डू नॉट मूव। सोचना, मैं जो बोल रहा हूँ मेरे एक एक वर्ड को अच्छे से सोचना। देखो एक बार ध्यान से, अब इसको नोट भी कर लें वीडियो को पॉज करके। तो ये अपन ने सीख लिया मास को कैसे मेज़र करें, लेंथ को मेज़र करना सीख लिया, मास को मेज़र करना अपन ने सीख लिया। यहाँ पे कैपिटल टी क्या लिखा है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब एक ऑसिलेशन में लगा टाइम, इसको डिस्प्लेस करना पड़ेगा अपन को, फिर ये ऑसिलेट करेगा। जैसे पेंडुलम को डिस्प्लेस करता है ऐसे ऑसिलेट करता है ना, ऐसे इसको इधर थोड़ा खींच के छोड़ना, ये ऑसिलेट करेगा, इसे इनर्शियल बैलेंस बोलते हैं। स्प्रिंग बैलेंस तो तुम जानते ही हो, उसमें तो कोई नई बात है नहीं बताने लायक, बस ये के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, ये उसकी इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है ये कांस्टेंट। एक्स का मतलब कितना खिंच गया, एक्सटेंशन। तो कोई मास बड़ा लगाओगे तो ज़्यादा एक्सटेंड होगा ये। तो अपने मास मेज़र करना तो सीख लिया है, अब टाइम मेज़र करना सीख रहे हैं। इसमें कुछ ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है, टाइम सिंपली आप क्लॉक से मेज़र कर लेते हो। अब एटॉमिक क्लॉक भी होती है, वॉल क्लॉक आप घर पे लगाते हो वो भी होती है ना, आप घड़ी पहनते हो, उसमें भी कुछ ना कुछ तो है, तभी तो टाइम बता रहा है। ठीक है, तो जो एटॉमिक क्लॉक होती है उसमें सीजियम 133 नाम का एलिमेंट होता है। ठीक है, वो एलिमेंट जो है सीजियम 133 एलिमेंट, वो वाइब्रेट करता रहता है, ऑसिलेशंस होते हैं उसमें, और उसके ऑसिलेशंस होने से टाइम पता चलता है। इतने ऑसिलेशन जितने टाइम में हो जाएंगे उसको 1 सेकेंड डिफाइन करा गया है। वापस साइंटिफिक चीज़ है, ध्यान रख लो। हाँ भाई ठीक बात है, इतनी बार जब सीजियम 133 ऑसिलेट करेगा, इतने ऑसिलेशंस होंगे तो कितना देर लगेगा, उस टाइम इंटरवल को क्या क्या कहा गया है, इतने ऑसिलेशन जितनी देर में हो जाए।
सेंसर्स लगा देते हैं, कंप्यूटर से सेंसर्स लगा देते हैं, कंप्यूटर मेजर करेगा, अपन बैठ के देख तो नहीं सकते इतने ऑसिलेशंस। पूरी डिटेलिंग आगे आएगी हायर क्लासेस में कि हाँ भाई किस तरह से ये हुआ काम। 12th क्लास में इसके बेसिक्स आ जाएंगे, लास्ट चैप्टर्स में जाके आएगा कहीं। लेकिन अभी 11th लेवल पे इतना सीख लो। टाइम मेजर करा जाता है क्लॉक से। क्लॉक के अंदर ऐसे मटेरियल होते हैं जो ऑसिलेट करते हैं और उनके ऑसिलेशन से पता चलता है कितना टाइम हुआ, ठीक है ना। उनके अंदर गियर सिस्टम्स लगे होते हैं, किसी किसी में ऑसिलेशन से गियर मूव करते हैं और सुई आगे खिसक पाती है। ये सब डिटेलिंग आएगी, अभी इतना ज़्यादा घबराओ मत। बिल्कुल सोचो कि अंदर जाके बिल्कुल डीपली देखें घड़ी में क्या लगा हुआ है, कहाँ कहाँ पे कौन से गियर्स लगे हुए हैं, कैसे मूव कर रहा है, इतना अभी इस स्टेज में जानने की नीड नहीं है। जब आएगा तो अपने आप आ जाएगा। जैसे सिलेबस बढ़ेगा आपका हायर ना, 11th में तो कहीं नहीं आएगा, 12th में भी लास्ट में जाके कुछ पता चलेगा इसके बारे में। अभी तो जितना है उतना सीख लो, समय के साथ सब चीज़ें आ जाएगी। सिलेबस ऐसे डिसाइड करते हैं कि जब जिस चीज़ का समय है तब वो चीज़ आ जाती है आपके सामने। तो अभी तो ये क्या समय है, अभी तो ये है कि भाई टाइम कैसे मेजर करा जाता है, क्लॉक से। एटॉमिक क्लॉक, वॉल क्लॉक, हैंड क्लॉक, इनसे टाइम देखते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से टाइम देखेंगे। और पहले के ज़माने में तो आप जंतर मंतर जानते ही हो, शेडो की मदद से भी टाइम का प्रेडिक्शन कर लेते थे, ठीक है। तो बस इतना सा ध्यान रखो, टाइम को मेजर करने के लिए क्लॉक्स यूज़ करी जाती हैं। इन क्लॉक्स में कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो ऑसिलेट करते हैं। घड़ी के अंदर क्वार्ट्ज नाम का मटेरियल होता है। जब अपन सेल लगाते हैं तो उसको जब पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है एक फेस पर तो दूसरा फेस ऑसिलेट करता है, और वो ऑसिलेशन के कारण क्या होता है आपको कोई ना कोई काउंटिंग नजर आती है। इतना ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, कोई ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है। खाली ये सोचो कि कोई मटेरियल है जो ऑसिलेट कर रहा है और उसके ऑसिलेशन को काउंट करा जा रहा है। इतने काउंटिंग जब होगी उसे 1 सेकंड बोलेंगे, इसका डबल हो जाएगी तो 2 सेकंड बोलेंगे, इसकी ट्रिपल हो जाएगी तो 3 सेकंड बोलेंगे। यह है। और काउंटिंग कैसे में चल जाएगी, कंप्यूटर से लिंक कर देंगे। और अपने घड़ी के अंदर कैसे होगा, ये जो मटेरियल है क्वार्ट्ज, इसके एक फेस पर अपन पोटेंशियल डिफरेंस लगा देंगे, सेल या बैटरी लगा रहे हैं तो दूसरा फेस ऑसिलेट करता है, ऑसिलेशन की मदद से काउंटिंग हो जाती है। सेंसर्स होते हैं वो काउंट कर लेते हैं, ठीक है। देख लो इसको। तो ये अपन ने टाइम का मेजरमेंट भी सीख लिया। तो लेंथ का मेजरमेंट सीख लिया, मास का मेजरमेंट सीख लिया, टाइम का मेजरमेंट सीख लिया। एटॉमिक क्लॉक बहुत एक्यूरेसी से काम करती है, जिसमें सीजियम 133 होता है, उसके इतने ऑसिलेशन जो इतनी देर में होंगे उसे 1 सेकंड बोल दिया, इसके डबल को 2 सेकंड बोल दिया, ट्रिपल को 3 सेकंड बोल दिया। वॉल क्लॉक में भी क्वार्ट्ज होता है, जब आप सेल लगाते हो तो उसके एक फेस पर जब पोटेंशियल डिफरेंस देते हो एक पैरेलल फेस पर तो दूसरा पैरेलल फेस ऑसिलेट करता है और उन ऑसिलेशंस को काउंट कर लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाता है टाइम। ज़्यादा डेप्थ सोचो भी नहीं तो बस इतना सा, कुछ एग्जाम में इतना डीप नहीं आता, बस पूछ लेते कि एटॉमिक क्लॉक में कौन सा एलिमेंट है, वॉल क्लॉक में कौन सा एलिमेंट है, इतना पूछ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। तो बेसिक सी चीज़ है कि टाइम कैसे नापे, नापने के लिए ये चीज़ है अपने पास, ठीक है। देख लो अच्छे से।